वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की टॉप न्यूज। सेल्यूलर जेल पहुंचकर कंगना ने झुकाया अपना शीश। इसी जगह अंग्रेजों ने की थी काला पानी की साजिश। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी शानदार एक्टिंग के साथ ही अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। एक्ट्रेस हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं, जिसकी वजह से कई बार उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ जाता है। बीते दिनों कंगना रनौत अंडमान निकोबार में स्थित सेल्यूलर जेल पहुंची थीं। कंगना ने जेल के अंदर की कुछ फोटोज अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। लोग उनके इस दौरे से कई तरह के कयास भी लगा रहे हैं। शेयर की गई पिक्चर्स में कंगना वीर सावरकर की तस्वीर के आगे अपने शीश को झुकाते हुए दिख रही हैं। दरअसल कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 फोटोज शेयर की हैं। पिक्चर्स में आप देख भी सकते हैं कि कंगना ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई हैं। वहीं एक पिक्चर में वो जेल का मुआयना भी करती दिख रही हैं। इसके अलावा उन्होंने जेल में लगी वीर सावरकर की नेम प्लेट की पिक्चर भी शेयर की है। आपको बता दें कि ये वही जेल है जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। दरअसल कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर सेल्यूलर जेल की कुछ पिक्चर से शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा, आज मैंने अंडमान द्वीप पहुंचने पर काला पानी सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर के कक्ष का दौरा किया। ये देखकर मैं अंदर तक हिल गई हूँ। जब अमानवीयता अपने चरम पर थी तो वीर सावरकर जी ने मानवता की अलख जगाई। उन्होंने हर क्रूरता का प्रतिरोध और दृढ़ संकल्प के साथ किया। वे अंग्रेज कितने डरे हुए होंगे कि जिसकी वजह से उन्होंने वीर सावरकर जी को काला पानी में रखा था। एक्ट्रेस आगे लिखती हैं कि उन दिनों समुद्र के बीच में इस छोटे से द्वीप से भागना असंभव होगा, फिर भी उन्होंने वीर सावरकर जी को जंजीरों में बांध दिया, एक मोटी दीवार वाली जेल बनाई और उन्हें एक छोटी सी काल कोठरी में बंद रखा। इस डर की कल्पना करें कि अंग्रेज कितने कायर थे। ये सेल आजादी का सच है, ना कि वो जो हमें हमारी किताबों में पढ़ाते हैं। कंगना ने आगे लिखा कि उन्होंने इस काल कोठरी में ध्यान लगाया और वीर सावरकर के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। स्वतंत्रता संग्राम के सच्चे नायक को मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद। कंगना के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म धाकड़ और तेजस में नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड गलियारों में एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ रिलेशनशिप को लेकर काफी समय से खबरें आ रही हैं। दोनों को कई बार दोनों का एक साथ स्पॉट भी किया जाता है। हालांकि दोनों अपने रिलेशनशिप पर पब्लिकली बात नहीं करते हैं। बीते दिनों दोनों की सगाई को लेकर खबरें वायरल हुई थीं। हालांकि इन खबरों को एक्टर के भाई ने केवल रूमर्स करार दिया है। वहीं अब इस कपल की शादी को लेकर खबरें सामने आई हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। खबरें हैं कि विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों की शादी के कपड़े सब्यसाची डिजाइन कर रहे हैं। कैटरीना कैफ ने अपने पहनावे के लिए एक रॉ सिल्क चुना है, जो एक लहंगा होगा। वहीं शादी दिसंबर में होगी। हालांकि अभी तक विकी कौशल और कैटरीना कैफ ने अभी तक अपनी शादी को लेकर किसी भी तरह का कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। लेकिन एक इंटरव्यू में जब मिस कैफ से इन खबरों पर बात की तो कैट ने एक बार फिर से इसे अफवाह करार दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी शादी को लेकर पिछले 15 सालों से ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन कहां से आती हैं ये उन्हें भी नहीं पता। वहीं दूसरी तरफ आलिया और रणबीर की शादी की खबरें भी जोरों पर हैं। मिस्टर कपूर और मिस भट्ट भी इसी दिसंबर में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रणबीर और आलिया इस दिसंबर तक शादी कर सकते हैं। यही वजह है कि दोनों ने दिसंबर तक अपने शूट शेड्यूल को खत्म करने का फैसला भी किया है। ऐसे में एक साथ बॉलीवुड में 2 कपल्स की शादी की शहनाई सुनने को मिलेगी। जहां एक तरफ विकी मिस कैफ के दूल्हा बनेंगे तो वहीं दूसरी तरफ रणबीर आलिया के लिए घोड़ी चढ़ेंगे।
बात करें इन एक्टर्स के प्रोजेक्ट की तो विकी कौशल फिल्म सरदार उधम सिंह में नजर आए थे, जिसके लिए उन्हें जबरदस्त तारीफ भी मिली है। वहीं कैटरीना कैफ की बात करें तो मिस कैफ की सूर्यवंशी दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है। वहीं रणबीर और आलिया की ब्रह्मास्त्र की रिलीज को लेकर अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आलिया की गंगूबाई जरूर नेक्स्ट ईयर 6 जनवरी या 2022 को रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए सुजैन और अरसलान, वायरल हुआ प्यार भरा वीडियो। सुजैन खान एक डीवा है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पिछले कुछ दिनों से सुजैन अपने रिलेशनशिप को लेकर छाई हुई हैं। अरसलान गोनी के साथ सुजैन के रिलेशन को लंबे वक्त से हवा मिल रही है। दोनों को कई पार्टियों में एक साथ देखा गया है और तभी से सभी की निगाहें इन दोनों पर टिकी हुई हैं। वहीं 26 अक्टूबर को सुजैन के बर्थडे पर भी अरसलान का सुजैन के लिए पोस्ट सभी के अटेंशन ग्रैब करता दिखा। इतना ही नहीं, पार्टी के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें अरसलान और सुजैन हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं और डीवा अपना बर्थडे केक कट कर रही हैं। खबरों की माने तो बर्थडे पार्टी गोवा के वेन्यू में होस्ट की गई थी। दरअसल अरसलान ने सुजैन को विश करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके पास एक अच्छा साल और एक अद्भुत जीवन हो। मैंने अपने जीवन में सबसे अच्छा दिल तुम्हारा देखा है और ये एक बेहतरीन तस्वीर है। भगवान आपको वो सब कुछ प्रदान करे जो आप चाहते हैं। ढेर सारा प्यार। वहीं सुजैन ने भी अरसलान को रिप्लाई करते हुए लिखा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माई एवरीथिंग। सुजैन के जन्मदिन पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो सुजैन खान के बर्थडे बैश का है। डीवा बैश में क्रॉप टॉप और ब्लैक कलर की स्कर्ट पहने हुए नजर आ रही हैं और लोगों के झुंड से घिरी हुई अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही हैं। सुजैन के बगल में अरसलान गोनी खड़े नजर आ रहे हैं, जिनका हाथ पकड़े हुए सुजैन दिख रही हैं। इस दौरान मिस खान कितनी खुश दिखती हैं ये आप देख सकते हैं। लास्ट में फिर सुजैन फ्लाइंग किस के साथ अपने सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा भी करती हैं। बता दें कि बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन अपनी वाइफ सुजैन से लंबे वक्त पहले अलग हो चुके हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए सुजैन कई बार ऋतिक की फैमिली के साथ स्पॉट होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एक फिल्म आती है जिसे बनाने में 20 साल लगते हैं और जो खुद में 20 साल की कहानी समेटे हुए। ये फिल्म है सरदार उधम। ये रिलीज हो चुकी है प्राइम वीडियो पर और इस फिल्म ने जो असर क्रिएट किया है वो बरसों तक रहने वाला है। रिवर्स ने इसे 2020-21 की सबसे बेहतरीन फिल्म करार दिया और आजादी के दर्द का वो एहसास बताया है जो अब से पहले इस सिनेमा में नहीं कहा गया। हमारे साथ सरदार उधम सिंह को दोबारा से जिंदा करने वाले विकी कौशल है। विकी, E24 न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे अफसोस है विकी कि इस इंटरव्यू की शुरुआत मैं कर रहा हूँ इसलिए कि सरदार उधम सिंह को भारत की तरफ से ऑस्कर वाली लिस्ट से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। जूरी ने कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ ये फिल्म बहुत नफरत लिए हुए। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है, कोई जिंदा है? नहीं, देखिए हमारे जो जूरी मेंबर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं सिनेमा में और बहुत दिग्गज लोग हैं जूरी में एंड सबको अपना एक पर्सनल ओपिनियन रखने का राइट है, अधिकार है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। एंड जो फिल्म उन्होंने सिलेक्ट की है, आई एम श्योर इट्स एन आउटस्टैंडिंग फिल्म एंड नाउ वी शुड ऑल सपोर्ट दैट फिल्म एंड रूट फॉर दैट फिल्म कि वो हमें वो ट्रॉफी लेकर आए और हमारे देश का नाम ऊंचा करे ग्लोबल मैप पर। बात बिल्कुल सही है विकी। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये बात कही। दिल बहुत बड़ा होना चाहिए ऐसा कहने के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि दूसरी फिल्म जो चुनी गई वो भी बहुत शानदार है, लेकिन उस फिल्म को चुनते वक्त जो जूरी मेंबर ने एक बात कही कि उनका नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पर, कि वो फिल्म एजेंडा लेते हुए एजेंडा वाली फिल्म नहीं थी। आपको क्या लगता है, आपने इस फिल्म के लिए इतनी मेहनत की, इतनी वो लगाई, इसमें सरदार उधम सिंह में क्या एजेंडा है, क्या कहानी? देखिए, हमारा काम था फिल्म को अपनी सच्चाई से बताना एंड लोगों तक वो सच्चाई पहुंची भी है और लोगों ने सराही भी है। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को उसके ओपिनियन के लिए हम उनको होल्ड कर सकते हैं। सबको अपना
ओपिनियन का हक है और हमें एज अ सोसाइटी सबके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी एक आर्ट फॉर्म की खूबी ही यही है कि आर्ट फॉर्म को कई तरीके से लिया जा सकता है और हर तरीके को सराखों पर रखना चाहिए। हमारी सच्चाई हमें पता है जिस सच्चाई से वो फिल्म बनी है। सो आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट एवरी ओपिनियन एंड मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। बहुत कम होता है विकी कि 2 घंटे 41 मिनट की स्लो फिल्म जो बैक एंड फोर्थ हो रही हो, जंप कर रही हो, ऐसे इम्पैक्ट छोड़ जाए, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इंस्पायर करे। हर कोई आपके काम की तारीफ कर रहा है, एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो फिल्म में खामियां निकाले। कैसे देख रहे हैं इस रिस्पॉन्स को? और मैं आपसे एक सबसे अच्छा आपको कौन सा, मतलब मुझे आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले, लेकिन क्या वो बात कोई एक ऐसी बात बताइए जो दिल छू जाए? पहली बात तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक फिल्म बनाते हो जो आपको फिल्म बनाते वक्त आपको पता था कि यार इसकी सच्चाई जो है, दिस इज गोइंग टू मेक मी फील प्राउड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म फॉर जनरेशंस टू कम। ये मैं शायद अपने पोतों को भी बहुत प्राइड के साथ दिखाऊंगा कि ऐसी एक सच्ची फिल्म का मैं हिस्सा था। तो ये देखिए, बट अच्छा लगता है कि जब लोगों तक वो सच्चाई पहुंचती है, जो फिल्म की जो आत्मा थी वो पहुंची। जब फिल्म देखकर भी कोई रिस्पॉन्ड करता है तो बस ये नहीं कि हाँ अच्छी थी बुरी थी, ये फिल्म कहीं ना कहीं उससे आगे उठकर लोगों ने उस बारे में, कोई कहता है कि हाँ यार हमें इस फिल्म ने रियलाइज कराया कि जिस फ्रीडम में हम जी रहे हैं वो कितनी प्रिविलेज से है और कितने लोगों के बलिदान से मिली हुई है। ऐसे कितने सारे लोग थे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था जिन्होंने अपनी जान दी है। कितने लोगों को जलियांवाला बाग मैसेकर को के बारे में इतना नहीं पता था जिनको जानकारी मिली है। तो कई चीजें थी जो लोग घर लेकर गए जो हमें बहुत स्पेशल फील कराता है कि हाँ यार जो फिल्म की डिग्निटी थी, इंटेग्रिटी थी, वो लोगों तक पहुंची है। हालांकि जो फिल्म का स्ट्रक्चर था, जो लैंग्वेज था, वो बहुत ही पैलेटेबल नहीं है कि लोग जो आदी हो कि ऐसी फिल्में देखने की आदी नहीं है। एक अलग तरीके से सुजीता ने उसको कहानी के तौर पर लोगों तक पहुंचाया है, पर लोगों ने फिर भी उसे एक्सेप्ट किया है कि चाहे वो 2.25 घंटे की फिल्म है तब भी लोग वो इम्पैक्ट के साथ ज्यादा जी रहे हैं। दैट्स ट्रू। तो वो जानकर बहुत खुशी होती है और एक ऐसा रिस्पॉन्स जिसने मतलब जो थोड़ा सा स्पेशल था और जिसने दिल में थोड़ी सी एक ऐसे मुस्कान ले आया था, वो शुरू शुरू में मैं कहीं पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि यार दिस कुड हैव बीन द बेस्ट ट्रिब्यूट टू इरफान साहब। तो वो मेरे लिए पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ी बात थी किसी का ऐसा मानना, क्योंकि मेरी तरफ से ये जेन्युइनली एक ट्रिब्यूट था मेरी छोटी सी कैपेसिटी में एक ऐसे एक्टर के लिए जो वो जिनको छूना किसी एक्टर के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं सरदार उधम के फाइनल सीन पर आना चाहता हूँ, जलियांवाला सीन। ये तकरीबन आधे घंटे 27 मिनट का सीन है, जो देखते वक्त मैं बार बार फिल्म को पॉज कर रहा था, बेचैन हो रहा था। इस क्लाइमेक्स के लिए बतौर एक्टर कैसे तैयारी की विकी? क्योंकि यहाँ डायलॉग नहीं, एक्सप्रेशंस है, और शायद किसी भी एक्टर के लिए सबसे मुश्किल एक्सप्रेशन। तो वो प्रोसेस जानना चाहूंगा मैं आपसे। देखिए, हम जब इस सीन को शूट करने जा रहे थे, हमें पता था कि एक इंटेंस प्रोसेस होने वाला है। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता था कि उस सीक्वेंस की, जलियांवाला बाग के सीक्वेंस की कितनी इंपॉर्टेंस है इस फिल्म को, बिकॉज अगर जलियांवाला बाग नहीं होता तो कोई सरदार उधम नहीं होता और ना ही ये फिल्म होती। और बहुत ज़रूरी था कि इस हादसे को हम जितनी सच्चाई से लोगों तक पहुंचा सके। पहले तो हमें ये जानना कि कैसा सा ये हादसा था ताकि इंसान कभी ऐसी गलती ना दोहराए। और दूसरा ये कि तभी अगर हम जितनी सच्चाई से कि ये समझा पाएंगे तभी पता लगेगा कि कैसे शायद एक इंसान 21 सालों तक इस दर्द को अपने अंदर पाल सकता है जिसने वो रात देखी हो। तो जब भी हम ये शूट के अंदर गए थे तो हमें पता था कि बहुत रियल एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना पड़ेगा खुद के लिए भी, शूटिंग के लिए, और जेन्युइनली वैसा माहौल क्रिएट हो गया था। ये हमने मैसेकर और उसका आफ्टरमाथ, ये जो भी हमने शूट किया था, तकरीबन हमें 20-22 दिन लग गए थे उसकी शूटिंग के लिए। तो फिजिकली टायर्ड, वो एग्जॉस्टिंग तो था ही, बिकॉज रोज उस शूटिंग करना, वापस होटल में जाना, फिर अगले दिन आना, फिर उसी में अपने आप को ढालना, फिर वापस जाना, फिर आना, और रोज ये 20-21 दिन तक करते रहना, ये हमें भी मतलब पूरे क्रू को ऐसा हो गया था कि यार ये रात कब खत्म होगी, और वो कहीं ना कहीं शायद
वो फिल्म में झलकता है कि वो जेन्युइन जो थकान थी सबकी, कि यार ये रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो वो कहीं ना कहीं वो फिल्म में झलकी। और ऊपर से एक एक कुछ कई बार क्या होता है कि फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में एक ट्रांस सा क्रिएट हो जाता है, और कहीं ना कहीं हमारा पूरा यूनिट उस ट्रांस में था, चाहे वो डायरेक्टर हो, डीओपी हो, टेक्नीशियंस हो, मैं बतौर एक्टर हूँ, या चाहे वो सारे एक्टर्स जो जमीन पर लेटे होंगे, वो सबके लिए वो एक ट्रांस था कि सब उसमें बिल्कुल खो चुके थे कि अच्छा ये करना है हमें। और क्योंकि सबको उसकी ग्रेविटी पता है कि जलियांवाला बाग के क्या मायने हैं, तो कहीं भी किसी का भी वो कोई भी उसे फिल्म की तरह नहीं देख रहा था, वो सब उसकी ग्रेविटी से से जुड़ पा रहे थे कि ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सच्चाई से लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो बहुत मेहनत गई थी, फिजिकल मेहनत, इमोशनल मेहनत। अब मतलब वो बताने जाऊंगा तो 1 घंटे का एपिसोड हो जाएगा, बट बहुत बहुत मेहनत गई थी। मैं जानना चाहता हूँ वो फैमिली का रिएक्शन, वो वो चीज की मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू विकी कि आपने ये किया, लेकिन वो जो इनर सर्कल होता है ना विकी का, मैं वो उसका रिएक्शन जानना चाहता नहीं, मेरा परिवार दे वर क्वाइट इमोशनल आफ्टर वाचिंग द फिल्म। हूँ। फर्स्टली बिकॉज वो फिल्म का एक इम्पैक्ट था उनके ऊपर, विच मेड देम इमोशनल। पर उसके अलावा हाँ, ये भी एक थॉट था कि हमारे परिवार से एक लड़के को वो मौका मिला कि उस कहानी को लोगों तक पहुंचा सके, उसका एक हिस्सा बन सके, क्योंकि शहीद भगत सिंह के बारे में, शहीद उधम सिंह के बारे में, जलियांवाला बाग के बारे में मेरे दादा दादी ने मेरे माँ बाप को बताया, मेरे माँ बाप ने वो मुझे बताया। तो वो कहीं ना कहीं ये कहानी हमारे बचपन का हिस्सा है। ये कहानियां हमने सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ी, ये हमने सुनी है। मेरा जो गांव है पंजाब में, वो जलियांवाला बाग से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। हम्म। तो मैं बचपन से आज 33 साल का हूँ, 33 सालों में ऐसा कोई साल नहीं गया हो जहां मैं गाँव ना गया। तो ये सारी चीजें, ये नाम, ये इतिहास, ये हमारे अपब्रिंगिंग का एक हिस्सा है। और उसके बाद जब आपको बड़े होकर ये ऐसे किसी मतलब कहानी का हिस्सा बनने का मौका मिलता है, तो वो एक बहुत मतलब इट्स टू क्लोज टू होम फॉर अस, ये कहानी। और तो काफी वो उस मामले में इमोशनल थे एक अच्छे तरीके से कि हमें उस कहानी का एक हिस्सा बनने का मौका मिला। और दूसरा तो मेरी माँ टॉर्चर सीक्वेंस देख नहीं पाई, तो जब भी टॉर्चर होता था तो मेरी माँ ऐसे हो जाती थी, क्योंकि वो अपने बेटे को, चाहे उनको पता है वो नकली हो रहा है, हम रीएनएक्ट कर रहे हैं सिनेमैटिक वे में, पर वो देख नहीं पा रही थी। बट अदरवाइज दे वर वेरी प्राउड ऑफ मी बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ स्पेशल फिल्म।